Yes, students. One more feature, yes, one more feature this app is going to give us is the class recording. So, Sumit, you don't have to worry about it if you are leaving today's class or if you are unable to see what I am writing here on the board. So, yes, it is good for you that you can take some note from any other student. If it is difficult for you, then you can definitely go to the recording section and the recorded class will also be available there. That is the main reason. That's why we have shifted here. Okay, so now, okay. So now I am starting the class. Students, first of all, actually, yesterday I have given homework and some of my students have sent their homework. Actually, I have written their name along with the feedback here, that what was the major mistake which they have to keep in mind. Okay, wait, one more student is requesting. Let me accept him also. Application writing. Yes, students. So, what is the difference in formal letter and application? Student, the basic difference between formal letter and application is that formal letter is written to the editor, especially to the editor. Remember it. And in our last class, I have also told you that application is not a different part. Application is what we are applying something. We are demanding something to apply. And from there only it has been formed as application. Okay, so application is not different. It is, you can say, it is a part of formal letter. ये एक फॉर्मल लेटर का ना एक पार्ट होता है बच्चा, याद रखना. ये कोई डिफरेंट चीज नहीं, कोई अलग चीज नहीं है. ये बस एक पार्ट है. किसका? फॉर्मल लेटर का एक पार्ट है. तो अब यहां पे बात आती है कि अगर फॉर्मल लेटर का पार्ट है ये एप्लीकेशन राइटिंग. इससे पहले रोहित हम पढ़ा चुके हैं इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर. दो टॉपिक निकला, दो क्लास निकला है रोहित, आज तीसरा क्लास है. ठीक है, दो क्लास निकला है रोहित, आज तीसरा क्लास है. तो उसके लिए तुमको परेशान नहीं होना रोहित. जो भी सारी बातें मैंने बताई हैं उन सारी चीजों को कभी भी किसी भी दिन मैं तुम्हें बुला के और रिवीजन करवा दूंगा. ठीक है, आज से क्लास को बस समझो, है ना. ये 4 मार्क्स का हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पूछा जाता है ये सारा टॉपिक. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मेरे सीए फाउंडेशन वाले हैं. बहुत सारे मेरे ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो अपने इंग्लिश को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने के लिए पहुंचे हैं, है ना. तो रोहित, तुम भी उसमें से एक हो. या तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे होगे आने वाले सालों में, इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर, या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल. हाँ, नवंबर में. चलो, बहुत बढ़िया रोहित. हाँ ठीक है, हम लोग सब साथ ही में दे रहे हैं. चलो, बहुत अच्छी बात है. तो ये अब आना बच्चा, याद रखना एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट जो है ना वो कुछ अलग नहीं है. किससे? हमारे फॉर्मल लेटर से, है ना. बाबू, ये सारी बातें हमें करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि सीए फाउंडेशन के कोर्सेस में मैंने देखा है कि हम स्टूडेंट्स को, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा स्कोरिंग सेक्शन कहाँ है. बच्चा याद रखना, ये हमारा स्कोरिंग सेक्शन है ना. ये हमारा स्कोरिंग सेक्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना बाबू. अकाउंट्स पे, इकोनॉमिक्स पे, लॉ पे, मैथ्स पे हर कोई मेहनत कर रहा है. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इग्नोरिंग इंग्लिश. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इग्नोरिंग रीजनिंग, है ना, जो उनका बहुत स्कोरिंग पेपर है. छोटा सा टॉपिक है बाबू. मैंने कल कुछ बच्चों को बताया भी था और इनफैक्ट मैंने फाउंडेशन वाले ग्रुप पे वो भेजा भी था सिलेबस, कि बहुत छोटा सा सिलेबस, उतना सिलेबस कवर करो, 40 मार्क्स एकदम कंफर्म्ड है ना. जिसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे सीबीएसई वाले हो तो आप लोग पैसेज राइटिंग का काम, अनसीन पैसेज वाला काम, प्रेसिस राइटिंग, ये सब आप लोग जानते भी हो. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, है ना, ये सब आप जानते भी हो. और जो बच्चे मेरे नहीं जानते वो जानेंगे. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. तो आज बच्चा, आज बात हम लोग करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग की. 4 मार्क्स का हमारे एग्जाम में ये राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है. ध्यान रखना है कि अगर बात एप्लीकेशन की करते हो तो इसका भी फॉर्मेट सेम हमारे, अगर आप बात करो तो इसका भी फॉर्मेट सेम हमारे फॉर्मल लेटर की तरह ही होता है. मतलब हर कुछ हम लोगों को एप्लीकेशन में भी अपने लेफ्ट साइड के इस मार्जिन से ही लिखना होता है, एवरीथिंग. हाँ, बस इसमें एक चेंज क्या आपको देखने को मिलेगा बच्चा, वो चेंज आपको ये मिलेगा कि इसमें फॉर्मल लेटर की तरह सबसे पहले अपना एड्रेस नहीं डालना होता है ना. जैसे याद करो बच्चे, आपने कभी बचपन में जब आप छोटे से होगे, अब तो आप सारे बच्चे मेरे 55 में आ चुके हो, याद करो बाबू, जब आप लोग सब लोग बचपन में हो गए, आपने कभी ना कभी अपने स्कूल में एप्लीकेशन जरूर लिखा होगा.
अगर आपको याद आता हो बाबू तो सीधे शुरुआत होता था टू द प्रिंसिपल से, है ना, सीधे शुरुआत होता था टू द प्रिंसिपल से, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, है ना। तो हम लोग सीधे वहां पे ना बात अब अपने एड्रेस की नहीं करते हैं, अब हम लोग सीधे रिसीवर के एड्रेस की बात करते हैं एप्लीकेशन में, सबसे पहला चेंज। तो याद रखना बाबू, यहाँ पे शुरुआत होती है यहाँ किससे, रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीव करेगा आपके लेटर को, आपके एप्लीकेशन को, है ना। रिसीवर्स एड्रेस मैंने लिखा है, दिख रहा है ना आप लोग को बच्चे, बोर्ड क्लियर है ना, बोर्ड क्लियर है ना बाबू, दिख रहा है ना आप लोगों को, रिसीव, हाँ ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस, बच्चा रिसीवर्स एड्रेस की शुरुआत कैसे होगी, जैसे मान लो बाबू मैं बात करता हूं ना आप में से किसी भी बच्चे के स्कूल की, है ना। चलो आज मैं बात कर लेता हूं, मान लो बाबू आदित्य यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है। आदित्य कौन से स्कूल में पढ़ते थे बाबू 10th तक? आदित्य नहीं बोल रहा है। रंगेश, रंगेश कौन से स्कूल में पढ़ते थे? डीएवी, ओके ठीक है, चलो रंगेश डीएवी में पढ़ता था और लिखा भी अच्छा था। रंगेश बहुत बढ़िया लिखे थे, कल तुम होमवर्क अच्छे से किए थे, ठीक है। तो आ जाओ, रंगेश डीएवी में पढ़ता था। तो अब मान लो रंगेश के साथ हुआ क्या है, रंगेश की ही कहानी लेते हैं। रंगेश के साथ हुआ क्या है कि उस बेचारे बच्चे का स्कूल से निकलने के बाद, याद करो बाबू, आपको, हमको, हम सब लोगों को माइग्रेशन मिलता है स्कूल से निकलने के बाद, है ना। हुआ क्या कि रंगेश का माइग्रेशन सर्टिफिकेट खो गया, है ना। और रंगेश को एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल को कहना है कि प्रिंसिपल मैं आप ही के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 10th मैंने वहीं से पास किया है, और अब मेरा जो माइग्रेशन आपने दिया था वो माइग्रेशन मेरा खो गया है, और मुझे आगे एडमिशन लेने हैं। वो एडमिशन मुझे 11th-12th में अब किसी स्कूल में मिल नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास माइग्रेशन नहीं है ना। वैसे रंगेश 12th पास कर चुका है, मैंने ही पढ़ाया उसको इकोनॉमिक्स, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। तो आजा बच्चा, अच्छा अभी एग्जाम नहीं हुआ, हाँ ठीक है, हो जाएगा, पास भी कर जाओगे रंगेश, डोंट वरी। आ जाओ। तो अब इसकी शुरुआत होती है, तो तुम सब लोग जानते हो कि एप्लीकेशन की शुरुआत अगर की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे कहानी होती है टू दी प्रिंसिपल से, है ना। तो आ जाओ बच्चा, टू दी प्रिंसिपल, टू दी प्रिंसिपल। मान लो रंगेश के स्कूल की बात करते हैं, तो रंगेश कह रहा है कि सर हम डीएवी से पढ़े हैं, तो डीएवी हाई स्कूल, एड्रेस क्या था रंगेश, कहां पे था ये स्कूल? कैंट एरिया, पटना ही, गया, चलो ठीक है। डीएवी हाई स्कूल, हाँ ठीक है, अच्छा पब्लिक स्कूल, थैंक यू। डीएवी पब्लिक स्कूल, कैंट एरिया, गया। ये देखो बच्चा, सबसे पहले हमने क्या किया, रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, है ना। कभी भी आपको कहीं भी एप्लीकेशन लिखना हो यही तरीका होता है। मान लो बैंक में लिखना हो एप्लीकेशन, तो टू दी ब्रांच मैनेजर। मान लो बच्चे आपको ये एप्लीकेशन म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन वाले को लिखना हो, तो टू दी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफिसर, है ना। वो कहाँ पे है, जैसे हमारे पटना की अगर बात करो तो बाबू हमारे पटना में ना गवर्नर हाउस के पास है ये म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, है ना। तो वहां पे मैं लिखूंगा टू दी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, नहीं, नियर गवर्नर हाउस, इस तरह से मैं लिखूंगा। तो ये याद रखना होगा, ये नहीं कि बस हम लोग सीख गए इसको यहाँ पे लिखना सीख गए, आगे कभी जरूरत पड़ा तो फिर से सेवा में कहानी चालू कर दिए, है ना। ऐसा नहीं करेंगे बच्चे। सबसे बड़ी बात होती है दैट व्हाट वी हैव लर्नड वी हैव टू यूज ऑल दोस थिंग्स। अगर आप यूज कर रहे हो ना जो सीखे हो, तो आपका सीखा हुआ सार्थक है, वरना वो सीखा हुआ बेकार है, सब मट्टी पलेत हो जाएगा बच्चे, याद रखना। तो ये देखो, टू द प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट एरिया गया, ये हमने लिख दिया। बच्चे आप जानते हो कि आफ्टर राइटिंग एवरी न्यू थिंग वी आर कंपेल्ड टू लीव वन लाइन। हम लोग बाधित किए जाते हैं, मजबूर किए जाते हैं एक लाइन को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने देखा है आपके होमवर्क में। अच्छा लगता है जब आप होमवर्क भेजते हो, तो रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे यहाँ मेरे क्लासेस को करते हो वो जरूर होमवर्क अपना मुझे सेंड किया करो, है ना। मैं टाइम देता हूँ बाबू, विश्वास मानो, मैं आपके होमवर्क पे ये देखो मैं लिखता हूँ, यू कैन सी योर नेम रिटन ओवर हियर, है ना। मैं लिखता हूं आपके नाम को, उसके साइड में कमेंट को, कि आप कैसा कर रहे हो। इनफैक्ट आई हैव स्टार्टिंग डूइंग दी हार्ड वर्क। मैंने अपने तरफ से हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया बच्चे। नाउ इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, आपके साइड से अब जरूरत है
क्योंकि बच्चे ये क्लासेस ऑनलाइन है। इस क्लास में आपके लिए सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, है ना, अपने इन्वायरमेंट में हो, अगल बगल में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो आप जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे ना, चीजें उतने अच्छे से आपको समझ में आने वाली हैं। क्लास में याद करो हमारे साथ क्या होता था, केशव बैठा है, उसके पीछे मिश्रा जी होते थे, थोड़ा सा हम पढ़ाना शुरू किए नहीं कि मिश्रा जी है केशव ये टॉपिक नहीं समझ में आया, है ना, हमसे ना पूछे केशवे से पूछ लेता था, है ना, केशव जो है वो बगल में रंगेश को परेशान कर रहा है, वो उसको परेशान कर रहा है, सारे बच्चे आपस में लगे रहते थे। बाबू इस ऑनलाइन क्लास का डिमेरिट बहुत कुछ है, बहुत सारा। I am not talking about the demerits right now. I am talking only about the merits. And the only merit which I can see is that you all are studying separately at your home, at your own place, at your familiar place. And it is the very crucial time that until and unless our 12th CBSE examination is not going to be declared, the date, we have the good time to complete our syllabus a little bit more. So that whenever the date will be announced, we are going to break our this session, we are going to focus on our examination, and after giving the examination, again we are going to start the syllabus and we will carry it for Foundation 2021. Okay, so this is the main target. Now students, as you can see that I have written the receiver's address. After writing the receiver's address, again the place will be there for date. We have to write it date. Date, suppose today's date is 10th of May, comma 2021. Yes, one more mistake students. As I am writing, I am remembering the mistake of yours. I have seen most of the students, they have forgot to put a comma after the month. Don't forget it to put it. Okay, don't forget to do that student. कभी मत भूलो ये करना, भूलोगे मार्क्स कटेगा। याद रखना एग्जामिनर फिराक में बैठा है, ताक में बैठा है। वो आपने कहानी सुना होगा ना बचपन में, शिकारी आएगा, है ना, वो दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और सिखाया जाता है कि तुम उस जाल में मत फंसना, है ना। वो लोग जो जितने भी तोते होते हैं वो लोग इस बात को दोहरा रहे होते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, सब फंस जाते हैं, है ना बच्चे। तो याद रखो, आपको तोता नहीं बनना, यू हैव टू बी स्मार्ट। ध्यान रखना, जो पढ़ो उसका यूज करना है। तो ये देखो मैंने फिर से एक लाइन छोड़ दिया डेट लिखने के बाद। आ जाओ बच्चे, अब जैसे ही अब आप डेट लिखने के बाद एक लाइन जो छोड़ते हो, इसके बाद अब तुरंत आपका सब्जेक्ट आ जाएगा कि क्यों आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो। ये तुरंत आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। एंड दिस सब्जेक्ट विल बी इन फुल फॉर्म। ओके, whole spelling of subject is we are going to write. We are not going to write it in short form SUB. No, subject. And we have learned in our last class the perfect method of writing subject. याद करो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं एकदम बेस्ट तरीका सब्जेक्ट लिखने का। क्या है बच्चा वो बेस्ट तरीका? वो बेस्ट तरीका है एप्लीकेशन फॉर। And why we are writing this application? Application for reissuing my lost migration certificate. नहीं, मेरे लॉस्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट को, क्योंकि याद करो हमारा क्वेश्चन क्या था कि रंगेश का माइग्रेशन खो गया है। तो आ जाओ लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर रीइशूइंग एप्लीकेशन फॉर रीइशूइंग लॉस्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये लो बच्चा, सब्जेक्ट हो गया हमारा। बच्चा पार्टी जैसे ही हमने सब्जेक्ट लिखा, अब ध्यान रखना, याद करो कल की मेरी बात, मैंने आपको क्या कहा था कि रिस्पेक्टेड वर्ड जो है ना वो हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तब तो बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं। फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पे हमें रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो वहां डियर लिखोगे तो चलेगा, है ना। सर अगर लेटर टू एडिटर में रेस्पेक्टेड लिख देंगे तो सर क्या गलत हो जाएगा? नहीं बच्चा, गलत नहीं होगा। लेटर टू एडिटर में भी अगर रेस्पेक्टेड सर मैडम लिख देते हो तो गलत नहीं होगा, है ना। हाँ, लेकिन उस रिस्पेक्टेड वर्ड का परफेक्ट प्लेस अगर तुम मुझसे पूछो दैट सर वेयर इज द परफेक्ट प्लेस ऑफ दैट वर्ड रिस्पेक्टेड, देन दिस इज द प्लेस। एप्लीकेशन, writing an application for your school teachers, for your college teachers, for your coaching teachers, okay, from whom you have gained some knowledge, है ना, जिनसे आपने थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत आपने ज्ञान जिनसे आपने लिया है। For them this respected word is very useful. Okay,
सो रिस्पेक्टेड। अच्छा बच्चा, यहाँ पे मैंने रिस्पेक्टेड लिख दिया, अब सोचो तो सर और मैडम दोनों लिख दूं? बाबू देखो तो जरा, क्या ये मेरा दोनों लिखना सही होगा, सर और मैडम? तो ये मेरा दोनों लिखना सही होगा? हाँ वेरी गुड श्रेया। श्रेया कह रही है कि सर अब तो हमें पता रहेगा ना, क्योंकि सर हम उस स्कूल से पढ़े हुए हैं। हाँ बच्चा याद रखना, इसको ना हम लोग कॉमन मिस्टेक कहते हैं। आदत हो जाती है हमें लेटर टू एडिटर लिखते लिखते सर मैडम लिखने की। क्योंकि बच्चे जिस स्कूल में आप अपना जिस स्कूल से 10th किए हो, क्या आपको नहीं पता कि आपके प्रिंसिपल जो है वो सर हैं कि मैडम हैं? सोचो, फिर क्यों किए? लानत है तुम पे नालायक उस स्कूल से 10th पास करने का, है ना? हाँ बच्चा। तो जैसे मैं अपने स्कूल की अगर बात करूं बच्चे, अच्छा चलो यहाँ तो रंगेश की बात हो। रंगेश तुम्हारे स्कूल में सर थे या मैडम थे? एफिलिएटेड है नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, तब तुम लिख देना सर और मैडम दोनों। हाँ रंगेश तुम्हारा सर थे ना, चलो ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। आजा बच्चा। बाबू रिस्पेक्टेड सर के बाद फिर कॉमा। कई सारे बच्चों ने अपने लास्ट क्लास वाले होमवर्क वाले उस लेटर में रिस्पेक्टेड मतलब डियर सर के बाद कॉमा डालना भूला है, बहुत सारे बच्चे भूल गए हैं। ध्यान रखना बाबू, भूलोगे मार्क्स ले जाएगा। 4 मार्क्स का कहानी है सीए फाउंडेशन में इसका, है ना? 4 ही मार्क्स का कहानी है बाबू, और ये भी भूल ही जाओगे तो मिलेगा कितना? कटते कटाते 1 मार्क्स पे पहुंच जाओगे। तो इतना मेहनत 1 मार्क्स पाने के लिए नहीं भी करते तो आ जाता, है ना? अगर हमसे क्लास नहीं भी कर रहे होते ना तो वो 1 मार्क्स ऐसे खुद भी ले आते। तो बाबू अगर क्लास कर रहे हो तो अब ना ध्यान रखो, क्योंकि ये मिस्टेक जो है वो हर कोई करता है। तो तुम उनसे बेहतर कैसे हो? तुम छीन कैसे पाओगे उस डिग्री को जब तुम ये मिस्टेक नहीं करोगे? क्योंकि ये मिस्टेक करने वाले बतेरे हैं, बड़े बड़े हैं जो करेंगे। यहाँ कॉमा डालना भूल जाएंगे, यहाँ महीने के बाद कॉमा डालना भूल जाएंगे, है ना? गलत तरीके से फॉर्मेट लिखेंगे, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। एंड आई वॉन्ट टू सी यू ऑल स्टूडेंट्स टू बी इन दैट ग्रुप। मैं चाहता हूं आप लोग वो ग्रुप में हो जो मिस्टेक ना कर रहे हो। रिस्पेक्टेड सर। बच्चे अब ना आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आप अपने बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी कहानी फिर से 3 पैरा में होगी। पहला पैरा इंट्रो, दूसरा पैरा आपका क्वेश्चन, और तीसरा पैरा आपका कंक्लूजन। बाबू इंट्रो फिर से एज सिंपल एज यू कैन आपको रखना है। अपने इंट्रो को बहुत ज्यादा इसको ना मतलब कि वास्ट नहीं बनाना है, सिंपल रखना है। क्या सिंपल? कैसे रखा पाएगा सिंपल? कि मैडम या सर, आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं तो सर को बोलना, सर मैं आप ही के स्कूल का स्टूडेंट रह चुका हूं, है ना? और आपके स्कूल के अच्छे पढ़ाई के कारण मैंने अपना 10th बोर्ड बहुत अच्छे से किया, है ना? मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिला मेरे 10th बोर्ड में। बस एकदम सिंपल बच्चा। अभी क्वेश्चन की कोई मत बात करना। और अच्छा मैंने कई बच्चों को देखा कि पहले ही इंट्रोडक्शन पैरा में ही वो क्वेश्चन की सारी बातें करने लग गए थे। ठीक है, एक बच्चा ऐसा था, नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन वो बच्चा ऐसा था, आज ही सुबह वो अपना आंसर अपना लेटर हमको भेजा है। ठीक है, तो जो भी बच्चा ये काम किया उसको तो पता होगा, तो ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान रखना बाबू, इंट्रो पैरा में ही ना सारा काम मत करने लग जाओ। इंट्रो मतलब इंट्रो, यू हैव टू ओनली गिव योर इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रो पैरा में अब आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है। क्या इंट्रोडक्शन होगा? दैट आई हैव कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम योर स्कूल एंड आई हैव कंप्लीटेड इन अ वेरी नाइस मैनर, या आई हैव स्कोर्ड 90% मार्क्स एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू टीचर्स। है ना? ये सिर्फ आप टीचरों के कारण हुआ है ना? थोड़ी बहुत बड़ाई कर दो, है ना? मान लो तुम अपने से भी पढ़े हो, कोई नहीं, चलो ठीक है मास्टर तुम खुश रहो, तुम्हारे ही कारण हुआ है ना? लिख देंगे बच्चे। तो अब आ जाओ, रिस्पेक्टेड सर, लाइन छोड़ दो, अच्छा रहेगा। नीचे लिखेंगे, अच्छा आई एम नहीं, आई वॉज। अब तुम नहीं पढ़ रहे हो उस स्कूल में, तो ध्यान रखना बाबू। एम प्रेजेंट के लिए, वॉज पास्ट के लिए, इतना तो बेसिक आप लोग जानते हो। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल का एक स्टूडेंट था। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड। बच्चा छोटा रखने का फायदा सबसे बड़ा क्या है पता है? जितना कम वर्ड में अपने सारे बातों को कह दोगे ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का उतना कम चांस है। क्योंकि आपका एग्जामिनर ताक भिड़ाए बैठा रहेगा कि कहीं पे तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक करो और मैं काटूं मार्क्स। इसलिए चीजों को सिंपल और प्रिसाइज रखो। हाँ रंगेश। हाँ ठीक है, ठीक है,
वो तुम बहुत अच्छा देखे हो, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन में वो तुम देखे हो, सही बात है। लेकिन बच्चे याद रखना वो मतलब करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। करेक्ट फॉर्मेट जो है पहले इंट्रो से शुरू होता है। अगर उस इंट्रो में ही तुम कहना चाहते हो आई हैव टू बेक दैट की जो बात कर रहे हो बाबू, आई हैव टू बेक दैट वाला जो लाइन है ना, वो हमेशा क्वेश्चन पैरा वाला लाइन होता है। हम लोग यूज कर सकते हैं वो जो लाइन तुम बोल रहे हो रंगेश कि आई हैव टू बेक दैट, दैट आई हैव लॉस्ट माई माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना, वो हम लोग सेकंड पैरा में लिख सकते हैं, फर्स्ट पैरा में नहीं। फर्स्ट पैरा अपना इंट्रो दो हमेशा इन सारे चीजों को। जैसे आगे चल के बाबू हम तुम लोग को ना एक आर्टिकल लिखना सिखाएंगे, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम का एक सिलेबस है। तो वहां पे जब हम आपको सिखाएंगे ना, तो उसमें भी आपको हम बताएंगे बाबू चीजों को 3 पैरा में कंप्लीट करना होगा। एक के पैरा में धर के रगड़ दोगे ना, मार्क्स काट लेगा बाबू, समझना इस बात को। तो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई हैव कंप्लीटेड my boards, I have completed my boards with 90% marks. रंगेश 90% आया था? नहीं आया था, चलो कोई नहीं, चलो आज तुम्हें 90% दिया। 12th में लाना है। I was a student of your school, I have completed my boards with 90% marks and it was all because of you teachers, है ना। हमने लिख दिया बच्चे कि मैंने अपना बोर्ड 90% मार्क्स से कंप्लीट किया है, और वो जो 90% मार्क्स मुझे मिला मेरे बोर्ड्स में, ये सब इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ, इसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। और वो क्रेडिट किसको? अपने सारे शिक्षकों को। ये इंट्रो खत्म। बच्चा देखो, इंट्रो जैसे खत्म हुआ, मैं फिर से आपके जानकारी के लिए यहाँ ब्रैकेट डाल के इंट्रोडक्शन लिख दे रहा हूँ, इसको आपको समझना है बस, है ना। अब मैं पैराग्राफ चेंज करूंगा, देखो मेरा सेंटेंस खत्म हुआ बीच में, मैं पैराग्राफ चेंज करूंगा एकदम लेफ्ट हैंड साइड से, तरीका यही होता है। पैराग्राफ चेंज करूंगा बच्चा, और अब आ जाएगा क्वेश्चन पैरा। जैसे अभी रंगेश कह रहा था कि सर हम लोग तो बचपन से लिखते चले आए हैं कि आई हैव टू बेक दैट। हाँ बच्चे लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बचपन से ना हम लोग अपने इस राइटिंग सेक्शन में एक मिस्टेक करते चले आए हैं। और वो मिस्टेक क्या है कि बचपन से हम लोग को कभी कोई बताया ही नहीं कि ये राइटिंग सेक्शन का खेल हमेशा 3 पैरा में होना चाहिए, है ना। जब भी कभी भी बाबू राइटिंग सेक्शन का काम आया नहीं कि 3 पैरा होता ही होता है। पहला इंट्रो होगा, दूसरा क्वेश्चन पैरा होगा, तीसरा कंक्लूजन होगा ही होगा बाबू। नहीं अगर लिख रहे हो, इट मींस दैट योर प्रेजेंटेशन स्किल, योर राइटिंग स्किल इज वीक, यू डोंट हैव द परफेक्ट नॉलेज, है ना। और यही गड़बड़ी हम लोग करते। जैसे अभी आज से हम लोग बाकी इकोनॉमिक्स, बाकी हम लोग लॉ वगैरह ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सोचो बाबू उस लॉ में जो इंग्लिश होता, अगर उसकी बात हम लोग नहीं करते तो ये गड़बड़ी हम लोग जाके वहां करते, है ना। क्योंकि लॉ बाबू उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा और इसमें भी लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा आसान पड़ता है लिखना, क्योंकि ये काम हम लोग कई सालों से कर चुके हैं, बचपन से किए हुए हैं। हमको लगता है कि 3-4 क्लास से हमारा स्कूल वाला ये सब लेटर एप्लीकेशन लिखवाना शुरू कर देता है, लेकिन वो कभी बताता ही नहीं कि 3 पैरा में लिखना चाहिए, है ना। आ जाओ बच्चा, दूसरा पैरा लो। यहां पे मैं रंगेश वाला लाइन यूज कर रहा हूं, आई हैव टू बेक दैट, I have to beg that somehow I have lost my migration certificate. Somehow I have lost my migration certificate and I am facing problem in taking admission for class 11th. ये लो बच्चा, मैंने क्या लिख दिया एक बार मैं पढ़ भी दे रहा हूं, आई हैव टू बेक दैट, है ना। Somehow I have lost my migration certificate. मुझे ये आपसे कहना है, ये आपसे अनुरोध करना है। ये जो बेग दैट वर्ड है ना बाबू, ये बेग दैट लिखा जाता है मतलब जब हम लोग अनुरोध कर रहे होते हैं, है ना। हम्बली कोई बात अपना एकदम आदर पूर्वक, एकदम विनम्रता पूर्वक जब अपना कोई बात हम लोग रख रहे होते हैं, तो ये लाइन हम लोग यूज करते हैं, बेग दैट, है ना।
तो यहाँ पे वैसे इस बेग का मतलब भीख मांगना होता है, याद रखना बच्चा, बेगिंग मतलब होता है भीख मांगना, है ना। लेकिन यहाँ पे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, यहाँ पे बेगिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि आई हैव टू बेग दैट समहाउ, किसी तरह से मैंने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट खो दिया है ना, और उस माइग्रेशन के बिना अब मुझे क्लास 11th में एडमिशन नहीं मिल रहा है ना। फुल स्टॉप डालेंगे, लिखेंगे आई, एकदम सिंपल लास्ट लाइन यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन पैरा को अपने खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम सिंपली अब हम लोग लिखेंगे कि आई रिक्वेस्ट यू टू इशू, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर मी। फुल स्टॉप डालेंगे, कंक्लूजन वाले पैरा में आएंगे और लिखेंगे फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, है ना, योर सिंसियर स्टूडेंट। और मान लो अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो ये रंगेश के लिए लिख रहे हैं तो नीचे में लिख देंगे, है ना, रंगेश कुमार। ठीक है, तो ये बच्चा आई एम, ठीक है, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन टेकिंग एडमिशन फॉर क्लास 11th, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू, टू री इशू। बाबू एक बार तो इशू हो ही चुका है, अब दोबारा इशू होगा तो उसको इशू नहीं री इशू लिखेंगे, ध्यान रखना है सब छोटे छोटे कॉमन चीजों का। आई रिक्वेस्ट यू टू री इशू माई माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आई रिक्वेस्ट यू टू री इशू माई माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बाबू ये देखो मेरा क्वेश्चन पैरा था ये। अच्छा, इस पूरे को बच्चा पार्टी आप में से किसी को याद है ये जो सैल्यूटेशन था, रिस्पेक्टेड सर इसको सैल्यूटेशन कहते हैं ना। बाबू आप में से किसी को याद है कि सैल्यूटेशन के बाद जो ये पूरा हम लोग लिख रहे होते हैं इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बॉडी ऑफ द लेटर, वेरी गुड। तो बाबू याद रखना है ये बॉल है ना, BOL, बॉल, बॉडी ऑफ द लेटर है। तो बॉडी ऑफ द लेटर विल ऑलवेज कंसिस्ट 3 डिफरेंट पैरा। फर्स्ट इज इंट्रो, सेकंड इज क्वेश्चन पैरा एंड थर्ड विल बी कंक्लूजन पैरा। कंक्लूजन और इंट्रो हमेशा आसान रखना। सैल्यूटेशन हाँ छोड़े हैं, देखो ना डॉट 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 डाले हैं बाबू, डॉट डाले हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो हाँ कोई नहीं, नहीं रहता वो नालायक है, जो नहीं छोड़ता है ना नालायक है बाबू। हम लोग नालायक नहीं, हम लोग होशियार बच्चे हैं, हम लोग छोड़ेंगे। रोहित पूछ रहे हो? रोहित का ही आवाज है। हाँ 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 ठीक है, आवाज तुम्हारा पहचानते हैं यार, पढ़ाएं इतने सालों तुमको तो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। तो अब लिखना बच्चा कि हम अपना सर्टिफिकेट खो चुके हैं। तो अब हमारा कंक्लूजन पैरा आएगा क्या कि आपके इस एक्ट के लिए, आपके इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, है ना। तो लास्ट में, और आपको अगर मान लो कुछ अपना कुछ याद हो स्कूल से, क्योंकि मुझे मेरे स्कूल से यही याद है बाबू, इसलिए मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है ना, इसलिए मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। जैसे बच्चे आज भी जब मैं डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन बताता हूं ना अपने बच्चों को, तो मैंने भी 11th में याद किया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, ऑब्सोलेसेंस। 11th में मैंने यही याद किया था बच्चे, और यही मैं हमेशा बताता हूं, इसमें मैं कभी कोई चेंज ही नहीं करता। तो ये कंक्लूजन के साथ भी मेरा यही हाल है कि आपके इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ये मुझे बचपन से याद हो गया हुआ, इसलिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता। अगर आपके पास कोई ऐसा परफेक्ट सा लाइन है तो मेरे लाइन को कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप अपना वो लाइन लगा सकते हो, है ना। बस ध्यान रखना ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। तो वो फुल स्टॉप डल गया है। अब मैं लिख रहा हूं बाबू यहाँ फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स, फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स, ध्यान देना बाबू मैं योर्स लिखता हूं, योर नहीं, है ना। फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स मतलब आपके इन सारे काम के लिए आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। ये लो बच्चा, मेरा कंक्लूजन लाइन खत्म हो गया। अब नीचे में आ जाएगा बाबू रिगार्ड्स, इसको कहते हैं रिगार्ड्स। रिगार्ड्स मतलब अब आप अपना मतलब कि इनडायरेक्ट हिंदी में समझो बाबू कि अब आप अपना अपने प्रिंसिपल को उनके चरणों में अपना प्रणाम कह रहे हो, ये समझो, है ना। तो यहाँ पर रिगार्ड्स में क्या आ जाएगा, रिगार्ड्स में, अच्छा ध्यान रखना बाबू, रिगार्ड्स लिखने से पहले भी आपका पूरा बॉडी ऑफ द लेटर खत्म हुआ है, लाइन चेंज होगा। आपका पूरा बॉडी ऑफ द लेटर खत्म हुआ है बाबू, हम थोड़ा कैमरा नीचे कर रहे हैं। आपका पूरा बॉडी ऑफ द लेटर खत्म हुआ है बाबू, लाइन चेंज होगा और अब आएगा रिगार्ड्स। तो रिगार्ड्स में क्या आ जाएगा,
योर सिंसियर स्टूडेंट, वैसे सिंसियर हो नहीं रंगेश, है ना, माइग्रेशन खो दिए हो तो योर नालायक स्टूडेंट लिखना चाहिए था तुम्हें, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग को लिखना होगा योर सिंसियरली भी चलता है, कितने जगहों पे आपने देखा होगा योर सिंसियरली लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, योर सिंसियर स्टूडेंट लिख सकते हो, है ना, योर डिवोटेड स्टूडेंट लिख सकते हो, योर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट लिख सकते हो, ठीक है, हाँ योर ओबीडियंट स्टूडेंट लिख सकते हो, वेरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, रंगेश बिल्कुल, योर सिंसियर स्टूडेंट रंगेश कुमार। बाबू ये रंगेश कुमार कब आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना इन सारे चीजों का, ये बहुत ही छोटा मिस्टेक है, ये कब आएगा, जब एग्जामिनर ने आपको नाम प्रिस्क्राइब कर रखा है, if your examiner has already prescribed your name, then only you are required to write your name, until and otherwise you have to write xyz। बाबू अगर गलती से भी अपना नाम घुसा दिए ना, एक मार्क सीधे नालायक काट लेगा, है ना, एक मार्क सीधे नालायक काट लेगा, याद रखना, हम लोग कई बार बाबू उस आईसीआई के पैनल में बैठते हैं आपके कॉपीज को चेक करने के लिए, है ना, बीइंग अ चार्टर्ड हम लोग को ये मौका दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में बच्चे हम लोग का ध्यान ही इन्हीं सारी चीजों, उसमें लिखा रहता है कि देखो भाई बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है, हम लोग को एक पेज मिलता है, क्योंकि हो सकता है ना कि कभी कभी हम भी भूल जाएं कि कहाँ पे क्या गलती किया होगा, तो एक पेज मिलता है, उस पेज में लिखा हुआ होता है कि कहाँ कहाँ गलती कर सकता है ना, तो बाबू ये ध्यान रखना, ये मैं आपको अपना बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, अब जाके आपका, हाँ नहीं नहीं नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रंगेश, इसमें बाबू कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो तुम जब थे तब तो कोई मेल प्रिंसिपल थे ना, तो तुम तो उनको उनको लिख रहे हो, तुम ये लेटर तुम बता रहे हो कि हम आपके स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है, अभी कोई और हो सकते हो गए होंगे, हो सकता है अभी कोई लेडी भी आ गई होंगी, लेकिन तुम जिनके रिजिम में, मतलब जिनके तुम शासन काल में, तुम जब तुम अपने स्कूल में थे तो तुम उनकी बात करो, है ना, तो यहाँ पे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि चेंज हो गए सर तो क्या दोनों लिख देंगे सर और मैडम, नहीं बच्चा, दोनों नहीं, एक ही लिखेंगे, यहाँ पे दोनों लिखोगे ना स्कूल स्कूल के प्रिंसिपल में तो फंस जाओगे। हाँ बैंक में हो सकता है, क्योंकि बैंक के बारे में हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग अगर बैंक जाते भी है बाबू, बहुत ज्यादा काम तो हमारा एटीएम से हो जाता है, अब तो एटीएम भी नहीं लोग जाते हैं, गूगल पे फोन पे से काम चला लेते हैं, बच्चा बैंक जाते भी हैं तो पैसा जमा करते हैं पैसा निकालते हैं, मैनेजर के चैम्बर में कौन बैठा है किसको इतना मतलब रहता है, याद करो, कभी तुम जाके देखो कि जरा देखे बैंक का मैनेजर लड़का है कि लड़की है ना, मेल है नर है कि मादा है, कभी ऐसा किए हो, नहीं किए होगे बच्चा, क्यों, क्योंकि हमें उतना टाइम ही नहीं होता, तो बैंक वैंक में जब हम लोग यही एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो राइट फॉर्मेट कहता है कि बैंक में आपको जरूर से सर ऑब्लिक मैडम दोनों लिख देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो बैंक के मैनेजर के बारे में जानते हैं कि मेल है कि फीमेल है, हम लोग पास टाइम कहाँ होता, हम लोग तो टेलर वाले काउंटर पे जाते हैं, कैश जमा करते हैं या कैश लेते हैं, चेक जमा करते हैं, पैसे लेते हैं, वापस घर आते हैं, कौन जाके देखता है मैनेजर के चैम्बर में, या फिर मैनेजर का नाम कौन पढ़ रहा होता है कि भाई देखे जरा मैनेजर लड़का नाम लिखा है कि लड़की का लिखा है ना, तो ये ध्यान रखना, ये बच्चे क्लियर रहेगा। पैराग्राफ चेंज नहीं बाबू, पैराग्राफ चेंज में लाइन नहीं छोड़ना है अंशु, पैराग्राफ चेंज में लाइन नहीं छोड़ना है बाबू, पैराग्राफ चेंज में ना आपको बस चेंज कर देना, जैसे देखो ना इंट्रो मैंने यहाँ पे खत्म किया, ये देखो मेरा अगर उंगली तुमको दिख रहा हो तो ये देखो मैंने यहाँ पे इंट्रो अपना खत्म किया, उसके बाद मैंने पैराग्राफ चेंज किया, बीच में कहाँ मैंने लाइन छोड़ा बाबू, जहां जहां मैंने लाइन छोड़ा सब जगह मैंने डॉटेड लाइन से मेंशन किया है, जहां जहां मैंने लाइन छोड़ा है या जहां जहां लाइन छूटना चाहिए आपको छोड़ना है, वहां पे मैंने डॉटेड लाइन से मेंशन किया है बच्चे, जहां मैंने डॉटेड लाइन नहीं लगाया वहां पे आपको अपने मन से कुछ नहीं, हाँ तब वहां पे छोड़ देना चाहिए एक लाइन, ये तुम सही कह रहे हो अंशु, कि अगर सेंटेंस लाइन के एंड में खत्म हो रहा है तो पैराग्राफ चेंज करने का सही तरीका क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद वाले लाइन में लिखिए, ये तुम अच्छा कह रहे हो अंशु, कहीं ऐसा हुआ है क्या अंशु, हाँ हुआ है, ये क्वेश्चन पैरा में, हाँ बिल्कुल, नहीं यहाँ पे भी हुआ है अंशु, यहाँ पे भी हुआ है बाबू, देखो ना वो क्वेश्चन पैरा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेरा भी लाइन के लास्ट में खत्म हुआ था, तो प्रॉपरली हमको क्या करना चाहिए था कि एक लाइन छोड़ के और तब हमको कंक्लूजन पैरा, ये जो लिखे हैं हम फॉर दिस एक्ट ऑफ योर्स, ये हमको एक लाइन छोड़ के लिखना चाहिए था, क्योंकि न्यू रूल पैराग्राफ चेंज करने का यही है बाबू, याद करो पहले का रूल क्या था, जब भी पैराग्राफ चेंज करना बीच से लिखना शुरू कर दो,
जब भी पैराग्राफ चेंज करना बीच से लिखना शुरू कर दो, पहले का रूल यही था बच्चे। अब यही सारे मिस्टेक आपके वो एग्जामिनर देखना चाहेगा कि क्या ये सारे चीजों से आप अवेयर हो। बेसिकली हम सीए स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाने के पीछे का मोटिव क्या है जानते हो बच्चे? हम सीए स्टूडेंट सीए तो बन जाते हैं, है ना, लेकिन हमारे कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक हो जाते हैं, है ना। हम लोग अकाउंट्स के परफेक्ट होते हैं, टैक्स के परफेक्ट होते हैं, कॉस्टिंग लॉ हम लोग को खूब आता है, लेकिन अगर 2 मिनट खड़ा होकर बोलने के लिए कह दिया जाए सीए लोगों को, पुराने सीए लोगों को, तो बाबू वो नहीं बोल पाते, है ना। दे लैक इन स्पीकिंग, दैट इज द रीजन वाई दे हैव इंक्लूडेड दिस इंग्लिश इन द फाउंडेशन कोर्स, so that apart from your writing skill you could learn how to speak, you could present yourself in front of the people, है ना। एमबीए वाले बाबू हमसे बहुत कम कमाते हैं, नहीं, एमबीए वाले हमसे बहुत कम कमाते हैं, वो सोच भी नहीं सकते जितना हम लोग कमा लेंगे, लेकिन बच्चा उन लोगों के पास प्रेजेंटेशन का स्किल होता है। अगर एक जगह पे दोनों लोगों को बिठा दिया जाए और कुछ नहीं बोलने को कहा जाए तो वो इंसान इतना प्रेजेंटेबल होता है कि हो सकता है लोग समझेगा कि यही इंसान चार्टर्ड होगा और यही इंसान एमबीए होगा। वो तो डिपेंड करता है ना रोहित कि कहां से आप एमबीए कर रहे हो, नॉर्मल बात मैं कर रहा हूं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोनों अपने जगह पे बेस्ट है, मैं किसी की यहाँ पे ये आप मत समझना, आप में से अगर कोई भी बच्चा एमबीए कर रहा हो या सोचा हो आगे तो बिल्कुल मत सोचना कि मास्टर, हाँ हाँ ठीक है रोहित, तो ये मत बिल्कुल नहीं सोचना कि मास्टर बुराई कर रहा है एमबीए का, बिल्कुल बहुत अच्छा है बाबू, मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ है ना। लेकिन बीइंग अ चार्टर्ड मैं ये बात कह रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग को प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जो मैंने देखा है, जो मैंने इतने सालों में फेस किया है बच्चे, मैंने देखा है कि किस तरह से वो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो सारे के सारे लोग कैसे, मतलब कि प्रेजेंटेशन में उनकी कमी होती है, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, दे कांट इवन स्टैंड ऑन द पोडियम, दे कांट इवन स्टैंड ऑन द स्टेज, है ना, दे हैव द स्टेज फियर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मतलब कि आपके उस डेकोरेटिव डिग्री के बाद भी बाबू आपके अंदर एक लैकुना है, आपके अंदर एक कमी है, एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू इम्प्रूव, है ना, हम लोग को इम्प्रूव करना होगा बच्चा। हाँ बिल्कुल रोहित कह सकते हो, लेकिन रोहित ये बात भी समझो, ठीक है मानते हैं रोहित तुम्हारी बात की कॉलेज नहीं गए, लेकिन 10 साल 12 साल स्कूल तो गए, 14 साल स्कूल तो गए, 10th पढ़े भैया, 12th पढ़े, चलो 12th भी तुम नहीं पढ़े होगे, 12th तुम पढ़ लिए होगे किसी नॉन अटेंडिंग से, 10th तो पढ़े होगे। 10th अब तुम बिहार बोर्ड से पढ़ लिए हो, वहां पे स्कूल में कोई ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं था, हाँ वहां मान सकते हैं, तो बाबू अब वहां पे तुमको इम्प्रूव करना होगा। जैसा लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि छोटे छोटे हम लोग को यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं, मैंने होमवर्क भी दिया था, आप में से कितने बच्चों ने देखा, देखा आप लोगों ने? चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ये आपको रेगुलर करना होगा बच्चे, ये नहीं समझो कि मास्टर होमवर्क दे रहा है इसलिए आप इसको कर रहे हो बाई फोर्स, नहीं, you have to do it by your will, you have to think it that whatever he is giving us homework it is only for the improvement of our personality। स्टूडेंट आपके अंदर कितनी भी जानकारी हो, याद करो मैंने क्लास में भी जब जब हम लोग पढ़े, क्योंकि बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो मुझसे 11th 12th पढ़ चुके हैं, है ना बच्चे, याद करो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बार बार बोला है कि हमेशा हमेशा ना, मतलब कि हमारे टैलेंट को जुबान की जरूरत होती है। इफ यू आर टैलेंटेड यू हैव टू बी अ परफेक्ट स्पोक्स पर्सन, आपको बोलने आना पड़ेगा। टैलेंट बहुत है लेकिन आपके पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, योर टैलेंट विल बी नल, इट विल बी जीरो। बहुत कुछ जानते हैं, मतलब अकाउंट्स आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिए, 11th 12th सब याद है, इको पूछ लीजिए मास्टर ऐसा पढ़ाया सब याद है, बीएसटी पूछ लीजिए सब याद है ना, लेकिन अगर आप हमको स्टेज पे जाने को कह दीजिएगा तो भैया फिर मेरा हाथ पैर कांपेगा। नो स्टूडेंट, दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू इम्प्रूव एंड दैट इज द ओनली रीजन वी आर हेयर, यही चीज हमें सुधारना है। और अब आप लोग आज एक होमवर्क जो अभी मैं दूंगा बाबू, उन सारे होमवर्क में एक होमवर्क आज और ऐड होगा। उस होमवर्क में जैसे देखो मैंने अपने बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे नाम लिख रखा है, ये अगर आप देख सकते हो तो मैंने बहुत सारे बच्चों का नाम लिख रखा है बाबू। ठीक उसी तरह से जैसे आज भी बहुत सारे मेरे बच्चे जुड़े, तो आज तो खैर मुझे दिख जाएगा क्योंकि इस वाले टीचमेंट वाले ऐप पे ये फैसिलिटी है कि कितने बच्चों ने क्लास किया, कौन कौन थे, वो सारी बच्चे वो बातें मुझे दिखेंगी, तो मैं इस डायरी में फिर से मेंशन करूंगा। अगले दिन मैं बाय नेम आपको बोलूंगा बच्चे, इन योर नेक्स्ट क्लास यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड योर टॉपिक विल बी, आपका टॉपिक होगा बाबू यूजिंग यूटेंसिल इंस्टीड ऑफ हेलमेट। ठीक है, यूटेंसिल बर्तन इस्तेमाल करना हेलमेट के जगह पे,
है ना, क्या दिक्कत होगा, क्या फायदे होंगे, है ना, आप इसके पक्ष में विपक्ष में दोनों में बोल सकते हो। ठीक है, यू विल बी अलाउड 2 मिनट ऑफ टाइम, 2 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। एंड यू डोंट हैव टू स्टॉप इन दैट 2 मिनट, यू डोंट हैव टू स्पीक वाइल वॉचिंग, देख के नहीं पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, खुद से अपने दिमाग की बातों को बोलना है। क्योंकि जब आप बोल रहे होगे तो मैं पकड़ लूंगा कि आप देख के बोल रहे हो या बिना देखे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अब हमें रेगुलर करना पड़ेगा बच्चा। अच्छा बच्चा पार्टी, याद करो लास्ट क्लास में ये हमारा सीए फाउंडेशन का भी सिलेबस है, और जो बच्चे जनरली मुझसे स्पीकिंग स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो बच्चे जुड़े हैं, उन लोगों को भी मैंने कहा था एचसी हार्डविक। बच्चे आपने याद करना शुरू किया एचसी हार्डविक? कोई कुछ नहीं बोल रहा, लगता है कोई याद नहीं किया है आज। आज अच्छा पूरा याद नहीं है, चलो कोई नहीं बाबू, पूरा याद करने का। हाँ अच्छा, बढ़िया से देखे हो समझे हो, ठीक है। तो बच्चे इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे देखो ना, याद करने का ट्रिक क्या है। जैसे तुम अगर सीधे सीधे कहो कि सर वो बच्चा की तरह क्या याद कर जाएं कि एलियन का मतलब परदेसी होता है, ब्रूक का मतलब क्षमा करना होता है, क्या सर ऐसे याद कर जाएं? नहीं बच्चा, ऐसे नहीं याद करना है इसको। अगर तुमने शायद उस अपने एचसी हार्डविक वाले इंट्रोडक्टरी पहले पेज को ध्यान से देखा होगा, तो बाबू ऊपर में जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स के नीचे में ना सेंटेंसेस बने हुए होंगे। हाँ हाँ, तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो सबके सेंटेंसेस बने हुए होंगे। इनफैक्ट मैंने वो सीए फाउंडेशन वाले अपने बैच के सारे बच्चों को शेयर भी कर रखा था, है ना। वो मुझे शायद अंशु खोज के दिया था। अंशु हो तुम क्लास में बाबू आज? अंशु नहीं है क्या आज? तो अंशु खोज के दिया था। हाँ अंशु है, चलो ठीक है। तो अंशु खोज के भी दिया था, और वो उसी में वो सीए फाउंडेशन वाले में डाल भी रहा था, और बाकी सारे बच्चों को मैंने शेयर भी किया था। तो बाबू देखो करना कैसे है, क्या करना है, इसका टेक्निक क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ। क्योंकि वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए बच्चे। आपको मैंने पहले वॉल्यूम का पहला पेज दिया है, सोचो मैंने 8 वॉल्यूम याद कर रखे हैं, है ना। जरूरी है बाबू, है ना, वो जरूरी है। नहीं आपके पास इस वोकैबुलरी होगा, आप बोलने में फंस जाओगे, है ना। कई कई जगह पे ऐसे वर्ड्स होंगे जो वर्ड्स आपको पता ही नहीं होगा कि इस वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। यू विल नॉट बी एबल टू यूज दोज वर्ड्स। ओके, सो यू हैव टू बी गुड एट vocabs, फर्स्ट फॉर योर स्पीकिंग एंड सेकंड फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछेगा, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे याद रखना, जितने बच्चे मेरे आगे चल के एमबीए के लिए तैयार करेंगे, याद रखना बाबू, है ना। एमबीए वालों से तो और ज्यादा क्वेश्चन क्या होगा सीए फाउंडेशन वाले, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था लेटर का। लेटर में 3 काम खत्म हो चुका है। क्वेश्चन क्या होगा, वो एक क्वेश्चन, एक वर्ड लिख देगा, उसका सिनोनिम आपसे पूछेगा, एक वर्ड लिख देगा, उसका एंटोनिम आपसे पूछेगा, कहेगा कि करेक्ट द टिक आउट द करेक्ट सिनोनिम, टिक आउट द करेक्ट एंटोनिम, है ना। तो बच्चे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एलियन, अगर आपने देखा हो बाबू, तो आप जानते होगे कि एलियन का मतलब क्या होता है। फॉरेनर को कहते हैं, परदेसी को कहते हैं एलियन, है ना। हाँ बिल्कुल। और बाबू अगर एलियन के बाद अगर अगला वर्ड देखे, आज हम लोग सिर्फ वर्ड के मीनिंग की बात कर रहे हैं, इसके सिनोनिम्स की बात आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला था बच्चे ब्रूक, है ना। ब्रूक का मतलब क्षमा करना, ठीक है। टू, हाँ, टू फॉरगिव समवन, किसी को भी माफ कर देना, किसी को भी क्षमा कर देना। हाँ बिल्कुल। फिर अगला था बच्चा कंसोल, तुमने सुना होगा कि कंसोल कर दो थोड़ा उसको, है ना। तो कंसोल का मतलब क्या होता है बच्चा? तसल्ली देना, हाँ, दिलासा देना, तसल्ली देना, सांत्वना देना, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरह से हम लोग आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तुम लोग भी बोला करो कभी कभी, क्योंकि अब मेरे पास ये है बाबू ईयरफोन, तो तुम्हारी बातें मुझे डायरेक्ट सुनाई देती हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, तो तुम बोल सकते हो बिल्कुल, है ना। अगले क्लास से इनफैक्ट तुम्हें बोलना भी है। तो बच्चे ये था। अच्छा हाँ बोलो श्रेया। नेक्स्ट क्लास में भी हम लिख देंगे होमवर्क में, बस 5 मिनट का और क्लास आज का बच गया है, होमवर्क ही अब देना है बाबू। अगला है एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब, एडिफाइस बोलो अंशु। वेरी गुड, हाँ भवन, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड अंशु। इमारत, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े, हाँ, बड़े बड़े बिल्डिंगों को ना, टॉल बिल्डिंग को ना बच्चा एडिफाइस कहते हैं, बड़े बड़े इमारतों को, बड़े बड़े बिल्डिंगों को। सर क्या छोटे बिल्डिंग को एडिफाइस नहीं कह सकते? कह सकते हैं, है ना। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि बड़े बिल्डिंग को ही कहेंगे। सीधे से शब्दों में इमारतों को, बिल्डिंगों को हम लोग एडिफाइस कहते हैं। तो बच्चा देखो, एडिफाइस मतलब इमारत,
ब्रूक का मतलब क्षमा करना, उसके बाद कंसोल का मतलब तसल्ली देना, दिलासा देना, है ना, सांत्वना देना। फिर सबसे पहला जो था हमारा एलियन, एलियन का मतलब परदेसी, बिल्कुल एलियन का मतलब परदेसी। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आज हमने बस छोटे मोटे 3-4 वर्ड्स की बारे में बातें की हैं बच्चे। आ जाओ होमवर्क लेते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो। इसमें बच्चा आपको पहचानने का तरीका क्या होगा जानते हो? इसमें तरीका होगा ना बाबू कि जब आप लेटर लिख रहे होगे तो सीधे कहेगा कि लेटर टू एडिटर लिखो, है ना, वो सीधे कहेगा लेटर टू एडिटर लिखो। ठीक है, जैसे कल के क्लास में हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हमारे सीए फाउंडेशन में पूछे गए हैं इस लेटर राइटिंग, हाँ बिल्कुल 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 मेंशन रहेगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन रहा बाबू, तो वो क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा ना जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप किसी मोहल्ले में रहते हो, आपके मोहल्ले में ये परेशानी है, वो परेशानी है ना। सोचिए आपको क्या करना चाहिए। अगर मान लो बहुत घुमाएगा भी क्वेश्चन तो ऐसा कहेगा, तो आप अगर मोहल्ले की लोकेलिटी की बात हो रही है, परेशानियों को ठीक करने की बात हो रही है, इसका मतलब लेटर टू एडिटर है। बिल्कुल, इसका मतलब फॉर्मल लेटर है, लेटर टू एडिटर है बाबू, बिल्कुल। हाँ, अदरवाइज बाबू वो सीधा सीधा आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहेगा, कहेगा कि आपका स्कूल में ये भुला गया, वो भुला गया, एप्लीकेशन लिखिए। बैंक में आपका पासबुक भुला गया, चेकबुक भुला गया, एप्लीकेशन लिखिए। एटीएम भुला गया, एप्लीकेशन लिखिए। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा, है ना। आजा बच्चा, छोटा मोटा होमवर्क लेते हैं, जाते हैं, और कल के क्लास में जब आते हैं तो ये सारे काम को करके आते हैं। और हम तक अपने होमवर्क को जरूर पहुंचाना, अपने होमवर्क को हम तक जरूर पहुंचाओ बाबू। कोशिश करो आज के आज 10 बजे तक भी पहुंचा दो, 10:30 तक भी पहुंचा दो, हम देख लेंगे, लेकिन आज पहुंचाने की कोशिश करो ताकि हम वो काम कर सके बाबू। सुबह होता है ना तो सुबह थोड़ा एक्सरसाइज में मेरा टाइम चला जाता है, समझे, इस वजह से सुबह फंस जाता हूँ। और सीधे मैं फ्री होता हूँ 11 बजते बजते, आधे घंटे बाद आपका क्लास होता है, तो फिर नाश्ता वगैरह इन सब चीज़ों में टाइम, घर के काम में कुछ में टाइम चला जाता है, तो फिर मैं उस समय नहीं आपके उस होमवर्क्स को देख पाता हूँ। इसलिए आज के आज भेजने की कोशिश करो। बच्चा, पहला होमवर्क है write an application, write an application to the branch manager, to the branch manager of SBI, branch manager of SBI, नया टोला ब्रांच। ये नया टोला मेरा एरिया है बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, नया टोला ब्रांच, पटना। Write an application to the branch manager SBI, नया टोला ब्रांच पटना, asking him to reissue an ATM। क्या कहना है? एटीएम री इशू करने के लिए। अच्छा, एटीएम खो गया है मैंने ऐसा नहीं कहा, एटीएम को री इशू करने, कोई कुछ भी हो सकता है बाबू। कई बार आपने देखा होगा एटीएम को एटीएम कार्ड में डालते हो तो एक्सपायर हो जाता है, वो रीड नहीं कर रहा होता है ना। तो खोने की बात मत लिख देना, क्योंकि खोने का कोई जिक्र नहीं किया गया है, बस री इशू करवाना है। ठीक है, तो आप इसको क्यों री इशू करवाना है, तो आप जब लिखोगे क्वेश्चन पैरा में तो लिख सकते हो कि भैया वो एक्सपायर हो चुका है, उसका जो चिप होता है वो चिप नहीं काम कर रहा है, या फिर आजकल नया एक एटीएम आ गया है, वो नया वाला एटीएम हमको चाहिए इसलिए री इशू कर दीजिए। ये बात लिखना, खोने की कोई जिक्र नहीं हो रही है। दूसरा काम बच्चा, हमारा एचसी हार्डविक, एचसी हार्डविक, एचसी हार्डविक। जैसे बच्चे आज हमने 5 वर्ड मीनिंग को देखा है, अब हम चाहते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा हम लोग अब इसमें बढ़ाएं। तो पहले इंट्रो में जितना भी हमको लगता है, कितना है बाबू, अगर आप में से कोई काउंटिंग किया हो तो बता सकता है इंट्रो। अच्छा, तो रोहित आज शेयर हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं हो। रंगेश कितना? 18 है, चलो थैंक यू, थैंक यू बच्चा। ये अभिषेक बोल रहा था ना अभी? हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। ये सारे मेरे बिहार बोर्ड वाले बच्चे थे। अभिषेक बिहार बोर्ड वाले बैच में थे ना अभिषेक? हाँ हाँ हाँ, याद है याद है। चलो ठीक है, तो एचसी हार्डविक बाबू 18 वर्ड, जिसमें से 5-6 आज हम लोग कर लिए हैं, बाकी 12-13 वर्ड जो बचेगा वो कर लोगे।
सिर्फ वर्ड मीनिंग, अभी सिनोनिम के पीछे मत भागो, अभी सिर्फ वर्ड मीनिंग बाबू, फिर हम लोग सिनोनिम्स के का काम करेंगे। लंबा चलना है हमें, नवंबर में एग्जाम है हमारा, 5 महीने का ये इंग्लिश का क्लास चलेगा बाबू, आराम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। HCRD वाला काम करोगे बच्चा, साथ ही साथ एक टॉपिक जिसपे आप सबको कल 2-2 मिनट बोलना है, ठीक है? वो टॉपिक होगा बच्चा पार्टी हमारा वियरिंग यूटेंसिल। यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है। वियरिंग यूटेंसिल इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड का मतलब होता है के बदले, इंस्टेड ऑफ हेलमेट। बाबू हेलमेट के जगह पे अगर हम लोग बर्तन पहन लें, है ना, तसला ओढ़ के निकल जाए, कड़ाही ओढ़ के निकल जाए, है ना, कि हेलमेट नहीं है कड़ाही ओढ़ के आए हैं, ठीक है, क्या होगा, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं? आसान सा टॉपिक है, कुछ भी सोचो, अपने मन की मन गढ़ंत बातें। मैंने ऐसा टॉपिक इसलिए दिया क्योंकि गूगल पे खोजोगे ना तो मिलेगा नहीं, है ना, इसलिए हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही रहेगा बाबू। तो अपने मन से कुछ सोचो, अपने मन से कुछ लिखो और कल बोलो 2-2 मिनट सबको, ठीक है? अच्छा एक बात और बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग ज्वाइंट तो हैं लेकिन वो लोग ना, वो व्हाट्सएप पे हम उनको नहीं जानते, कितने बच्चे ऐसे जो सिर्फ नाम से हैं, नंबर से हैं, तो वो लोग एक बार अपना अपना नाम लिख के भेजना तो जरूर। और लास्ट होमवर्क बच्चा, वॉच अ कार्टून। कार्टून जरूर देखो बच्चे, मूवी जिसको पसंद है मूवी देखो, जिसको कार्टून पसंद है कार्टून देखो, आधे घंटे ही देखो, पूरा मूवी एक के दिन में मत देख लो कि मास्टर बोला मूवी देखने, मूवी देख रहे हैं सुबह से रात तक, है ना। वॉच अ कार्टून इन इंग्लिश, याद रखना इंग्लिश में, इन्हें कि हिंदी में कार्टून देखने बैठ गए। ये लो बाबू, तो उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आप लोग को। रोहित आज नए जुड़े हो, परेशान नहीं होना है, बस 2 क्लास निकला है रोहित, है ना, कुछ खास चीज़ें नहीं निकली हैं, किसी से भी हेल्प ले सकते हो, मान लो कोई हेल्प नहीं करता तो फिर मैं तो हूँ ही, दे दूंगा बैकअप, ठीक है बच्चा? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, ध्यान रखिए, होमवर्क करके ज़रूर बताइए हमको। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा।